सवाल नंबर 1, 2, 3 से लेके 18 तक और ये चैप्टर खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। Hey smart people, so you're most welcome to this amazing session of NCERT Exemplar और आज हमने लिया है इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सारे सवाल लगाएंगे NCERT के। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन और पहला सवाल हमसे कह रहा है ऑटैकोलॉजी क्या होता है ना। तो हम दो टर्म्स पढ़ते हैं, साइनेकोलॉजी और ऑटैकोलॉजी। तो व्हाट इज दिस ऑटैकोलॉजी? इट्स जस्ट अ टर्म ऑल्दो इट्स नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी, मगर स्टिल कई बार इस पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अगर आप बात करो तो रिलेशन ऑफ अ पॉपुलेशन विद एनवायरमेंट, पॉपुलेशन का एनवायरमेंट के साथ रिलेशन है ना। क्योंकि हम जानते हैं, देखो इकोलॉजी क्या होता है, या हम बात करें इकोलॉजी इज व्हाट, इट इज सिंपली द स्टडी ऑफ आवर एनवायरमेंट है ना। हमारे नेचर के स्टडी को आप कहते हो इकोलॉजी। तो सिमिलरली अगर आप बात करो एक इंडिविजुअल का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, क्या उसे ऑटैकोलॉजी कहोगे, या एक पॉपुलेशन का या कम्युनिटी का या बायोम का। तो एक इंडिविजुअल का क्या रिलेशन है उसके एनवायरनमेंट के साथ, दिस इज कॉल्ड एज ऑटैकोलॉजी। साइनेकोलॉजी में क्या होता है, कम्युनिटी का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है उसे साइनेकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म्स ही हैं सिंपल आपके मतलब इस चैप्टर में, वो आपको याद रखनी है। अगले सवाल पे आते हैं, कह रहा है एकोटोन क्या होता है। तो एकोटोन की अगर हम बात करें तो ऑल्दो ये टर्म भी मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, मगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दी गई है, तो इसलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकती है। तो आइए समझते हैं क्या होता है। इट्स सिंपली कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन स्टेज। यू नो, एक एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले क्या थे, एक्वेटिक इकोसिस्टम, यहाँ पे फिशेज रहती थी है ना। एक्वेटिक सिस्टम से हम बात करें लैंड पे आने पे, तो लैंड पे कौन रहते हैं आपके रेप्टाइल्स, एवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो, और पानी में कौन थी आपकी फिशेस। तो इनके बीच में क्या हुआ, कुछ एक आप कह सकते हो ट्रांजिशन स्टेज आई होगी जो पानी और लैंड दोनों पे रहा करती थी, एंड वी नो दे आर एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस को आप इकोटोन या फिर आप ट्रांजिशनल स्टेज कह सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज पॉल्यूटेड एरिया या फिर बॉटम ऑफ द लेक या अ जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज। यस, इट इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन। दो कम्युनिटीज के बीच की जो ट्रांजिशन स्टेज होती है उसे कहते हैं क्या, इकोटोन। ओके, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल आपसे कह रहा है कि बताओ बायोस्फीयर क्या होता है। तो यार इस चैप्टर में हमने प्रॉपर सीक्वेंस पढ़ा है, ऑल्दो आपको अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि स्टार्टिंग में हमारे पास इकोलॉजी की शुरुआत जो होती है वो एक ऑर्गेनिज्म से होती है, राइट। हालांकि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप देखना चाहो तो यार एक ऑर्गेनिज्म भी बहुत सारी सेल से मिलकर बना है। सेल भी बहुत सारे आपको पता है कि आपके माइक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। सो वी हैव नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इन सब से मिलकर बना हुआ है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द बायोमॉलिक्यूल्स, देन वी हैव सेल, देन वी हैव ऑर्गन और वी कैन से टिश्यू, देन वी हैव ऑर्गन सिस्टम, और फिर आपका एक पूरा इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इससे पहले भी काफ़ी स्टेज हैं, मगर हम यहाँ इकोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं तो हम एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म को बेसिक यूनिट मान के चलते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द बेसिक यूनिट। ओके, सेकेंड, हम जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म से आपकी पॉपुलेशन बनेगी। पॉपुलेशन इज व्हाट, पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया हैविंग द सेम जीन फ्रीक्वेंसी, राइट, या जीन पूल। सो दिस इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। तीसरा, पॉपुलेशन से बनती है आपकी कम्युनिटी। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप अपने फ्लैट से या जहाँ पे आप रहते हैं उससे आप बाहर निकलेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके आसपास में यार कैट की स्पीशीज़ भी है, डॉग्स की स्पीशीज़ भी है, इंसेक्ट भी हैं, ह्यूमंस भी हैं, है ना। आपका नेचर लाइक ये जब बहुत सारी स्पीशीज़ जुड़ जाती हैं उसे कहते हैं कम्युनिटी। उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद आपका बनता है इकोसिस्टम, जिसमें आपके लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग दोनों चीज़ें आ जाती हैं। फिर आपका बनता है लैंडस्केप, है ना। अगर आप उसी इकोसिस्टम को एक बड़े पैमाने पे देखोगे तो वो लैंडस्केप बन जाएगा, और लैंडस्केप से आगे जाके आपके बायोम्स बनते हैं, और बायोम्स को मिलाने के बाद आपका बनता है कौन, बायोस्फीयर। या बायोस्फीयर को आप सिंपली एक और नाम से जानते हो, वेरी फेमस नेचर या ग्लोब, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो नेचर की बात करो, ग्लोब की बात करो, या बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर की बात कर लो, दिस इज द सेम। तो व्हाट इज दिस, इट कंपोज इकोसिस्टम या कंपोज प्लांट्स एंड द सॉइल,
कंपोज आउटर स्पेस या कंपोज्ड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ विच इंटरेक्ट्स विद द फिजिकल एनवायरमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बड़े पैमाने पे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ले लो जो दुनिया में रहते हैं, उनका एनवायरमेंट के साथ जो रिलेशन है उसे आप कह सकते हो बायोस्फीयर। इकोलॉजिकल नीश क्या होती है? नाउ नीश इज अ गुड लाइक एक टर्म जो दी गई है एनसीईआरटी में, छुपी हुई है ना, छुपा रुस्तम। तो इस नीश का मतलब क्या होता है? इट्स नथिंग बट अ रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये डिपिक्ट करती है कि किसी ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है उसके हैबिटेट के अंदर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में रहते हो तो आपका एक पर्टिकुलर रोल है उस घर के अंदर। ऑल्दो देखिए आप भी हो, आपका भाई या आपकी बहन भी है, तो आप दोनों सेम हो क्या? हो सकते हो, है ना, मतलब इट्स लाइक आपकी एज सेम है, आपका हैबिटेट सेम है, आप सेम जगह पे रहते हो, आप सेम खाना खाते हो, सबको सेम है। ठीक है, बट स्टिल देयर विल बी सम शॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। आपकी कुछ अलग इंपॉर्टेंस होगी उस घर में और आपके भाई या बहन की कुछ अलग इंपॉर्टेंस होगी। हालांकि आपकी नज़र में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मगर घर में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस तो होगी ना उसकी। तो इट्स लाइक दो इंडिविजुअल्स, चाहे वो सेम हैबिटेट में रहते हों, चाहे वो सेम एरिया शेयर कर रहे हों, सेम तरह के ऑर्गेनिजम्स हो, सेम स्पीशीज़ हो, मगर स्टिल उनका रोल अलग अलग होता है उस हैबिटेट के अंदर, और उसी रोल को आप कहते हो उसकी नीश। तो क्या कोई दो ऑर्गेनिजम्स, दो स्पीशीज़ की नीश सेम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। उनका हैबिटेट सेम हो सकता है मगर उनकी नीश सेम नहीं होगी। तो द फिजिकल पोजीशन एंड द फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीशीज विद इन द कम्युनिटी इज कॉल्ड एज नीश। जैसे आपका और आपके भाई बहन जो है वो सेम एनवायरमेंट में है, सेम हैबिटेट में है, सेम ह्यूमन्स ही हैं दोनों के दोनों। ठीक है, मगर स्टिल उनका रोल अलग अलग है, तो उसको आप कह सकते हो कि आप दोनों की नीश अलग अलग है। ठीक है, अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल्स। हमने एलेंस रूल पढ़ा है। ठीक है, तो एलेंस रूल पहली बात तो कहाँ एप्लीकेबल होता है? कोल्ड क्लाइमेट्स में। क्या प्रेडिक्ट करता है? ये आपको बताता है कि बेसिकली जो आपके छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, पहले इस बात को समझो, जिनका साइज छोटा होता है ना, उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो होता है ना, वो ज़्यादा होता है। मतलब छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे एक चिड़िया हो गई, है ना, और लाइक आपके पास कोई छोटी सी बतख हो गई, है ना, चिकन हो गया, इन वाले ऑर्गेनिजम्स की आप बात करोगे ना, तो इनकी बॉडी के अंदर का जो वॉल्यूम है ना और जो इनका सरफेस एरिया है, तो इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है एज कंपेयर टू देयर वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो इनकी वॉल्यूम या इनकी बॉडी या इनके मेटाबॉलिक रेट जो हीट बनाते हैं ना, वो हीट ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से ज़्यादा जल्दी रिलीज हो जाती है। तो ये उस हीट को ट्रैप ही नहीं कर पाते, और जब वो उस हीट को ट्रैप नहीं कर पाएंगे तो यार ये अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा हीट नहीं बना पाएंगे या ये ज़्यादा एनर्जी नहीं बना पाएंगे, है ना। तो अगर इन ऑर्गेनिजम्स को उठा के आप ठंडे इलाके में रख दोगे ना, तो इनकी हीट तो वैसे ही उड़ चुकी है, बिकॉज सरफेस एरिया ज़्यादा है इनके पास, इनके वॉल्यूम के हिसाब से, है ना। तो वो हीट फटाफट से उड़ जाएगी और ये वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बड़े ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता। बड़े ऑर्गेनिजम्स के पास जो उनका वॉल्यूम है ना, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर सरफेस एरिया, तो उनकी हीट उन्हीं के अंदर कंजर्व्ड रहती है, वो हीट बाहर नहीं निकलती, और उस हीट की मदद से वहाँ पे वो ठंडे इलाके में सर्वाइव कर पाते हैं, है ना। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। अब सवाल पे आते हैं, तो एलन रूल क्या बोलता है कि यार स्टिल वैसे तो देखो आपको ठंडे इलाके में छोटे ऑर्गेनिजम्स बहुत कम मिलेंगे, मगर स्टिल अगर मिल गए ना, तो क्या होगा, उन छोटे ऑर्गेनिजम्स के जो वाइटल ऑर्गन्स है ना, वही काम कर रहे होंगे, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उनका साइज छोटा हो जाएगा, जस्ट टू डिक्रीज सरफेस एरिया। हम क्या चाहते हैं कि अगर इस ऑर्गेनिज्म को अगर हमें ठंडे इलाके में रखना है तो उसका सरफेस एरिया कम कर दो, क्योंकि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ तो हीट बाहर निकल जाएगी, हम नहीं चाहते। तो इसके जो हाथ हैं, जो इसके पाँव हैं, इसके जो कान हैं, इनको छोटे छोटे कर दो, इनका स्मॉल साइज कर दो, स्मॉल साइज कर दो, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, और इनकी वजह से हीट भी लॉस हो रही है। इतने लंबे लंबे हाथ लेके बैठा है ये, कुछ कर तो रहा नहीं है और हीट लॉस कर दे रहा है, तो इनके हाथ पैर छोटे कर दो। तो इट्स लाइक शॉर्टर ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्ब, दिस इज व्हाट डिपिक्ट्स द एलन रूल। एलन रूल सेज कि कोल्डर एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के हाथ और पाँव, लिम्ब्स जो होते हैं या जो ईयर्स होते हैं, वो छोटे छोटे से होते हैं। तो दिस इज हाउ द करेक्ट आंसर इज। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो हमने इस चैप्टर में एक डेटा पढ़ा है ना, कि भाई फ्रेश वाटर में सैलिनिटी कितनी होती है, सी में सैलिनिटी कितनी होती है, मैराइन में, और लगून्स में कितनी होती है। तो लगून्स में मोर देन 100 होता है BPM, है ना, पार्ट्स पर मिलियन PPM, और सी में कितना होता है 30 से लेके 35 PPM,
या पार्ट्स पर 1000 आई थिंक, है ना, पार्ट्स पर 1000। और फ्रेश वाटर की बात करें तो आप कह सकते हो कि ये होती है आपकी 10 से 15, ठीक है, 0 से 15 के बीच में। तो आप कह सकते हो कि भाई अगर सैलिनिटी की बात कर रहे हैं किसके, सी के बारे में, तो वो होगी 30 से 35 की। दिस इज द करेक्ट आंसर, पार्ट्स पर 1000। ओके, फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नीड्स मीन एनुअल टेम्परेचर एंड मीन प्रेसिपिटेशन। तो एनुअल प्रेसिपिटेशन और एनुअल टेम्परेचर की अगर बात की जाए किसके लिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने यार ये वाला डायग्राम जो है ना, इसको बिल्कुल भी लाइट में नहीं लिया होगा और इसको आपने ठीक से याद कर लिया होगा, ठीक है। हालांकि मैंने लेक्चर में आपको ये याद भी कराया हुआ है ट्रिक की मदद से, ठीक है। बाकी हम अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो आपको पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर तो बहुत ही कम वेरी करता है, लेकिन हाँ रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा वेरी करती है। तो 150 से लेके 450 तक वेरिएशन क्या होती है, किसमें, रेनफॉल में वेरिएशन होता है, और टेम्परेचर में सिर्फ 20 से 25। तो आप मैच कर सकते हैं, है ना। तो आप कह सकते हो कि 150 से लेके 400, दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी समय तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। इतना टेम्परेचर और उतनी रेनफॉल चाहिए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट कंट्रोल्स द लाइट कंडीशंस इन द ग्राउंड। तो फॉरेस्ट में आपको पता है कि यार हमारे पास 3 तरह के जोन्स होते हैं। कुछ आपको मिलेंगे स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब कि बड़े बड़े प्लांट्स मिलेंगे, कुछ आपको उनसे छोटे छोटे मिलेंगे, कुछ बिल्कुल ही छोटे छोटे से मिलेंगे लाइक हर्ब्स एंड शर्ब्स। तो इस तरीके से आपको लेयर्स देखने को मिलती है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई कौन है जो लाइट को कंट्रोल करता है, तो ये जो बड़े वाले प्लांट्स है ना, ये आती हुई लाइट को कंट्रोल करते हैं। ये जो है ये इन छोटे वाले प्लांट्स तक लाइट को नहीं पहुंचने देते, और इस तरीके से छोटे वाले प्लांट्स जो हैं ये अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, कम लाइट के साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि ठीक है यार तुम हमें लाइट नहीं दे रहे हो तो हम कम लाइट में खाना बना लेंगे, ठीक है। तो दे आर लाइक वो मासूम प्रजाति जो होती है ना, वो ये वाले हैं कि कुछ भी दे दो, ठीक है भाई हमें बस रहने दो वहाँ पे। तो इट्स लाइक यू कैन से कि जो आपके टॉल ट्रीज होते हैं वो कंट्रोल करते हैं लाइट्स को, हर्ब एंड शर्ब्स कंट्रोल नहीं कर पाते, और जो आपके ये क्लाइंबर्स होते हैं यहाँ पे पाए नहीं जाते हैं। ओके, अगला सवाल, which या what will happen to the well growing herbaceous plant in the forest if the transplanted outside the forest in the park। अगर आप इसी वाले एरिया में से जहाँ पे आपके पास बड़े बड़े प्लांट्स थे, फिर आपके शर्ब्स थे, फिर आपके हर्ब्स थे, ठीक है, तो अगर आप इन हर्ब्स को उठा के किसी एक ऐसे एरिया में ले आओ जहाँ पे काफ़ी धूप हो, या एक प्लेन ग्राउंड में अगर आप ले आओ, तो क्या ये सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज पहले इनके पास लाइट नहीं थी, इनके पास लाइट पहुंचती ही नहीं थी, इन्हें पता ही नहीं है लाइट क्या होता है। ये अपना खाना थोड़ी बहुत लाइट में बना के खुश रह रहे थे। अब उठा के तुम उसे ऐसी जगह पे ला के रख दोगे कि जहाँ पे लाइट ही लाइट आ रही है, तो ये पागल हो जाएंगे। अबे पहले तुम दे नहीं रहे हो, जब दे रहे हो तो पूरी भरमान दे रहे हो, क्यों ऐसा इतना अत्याचार क्यों इनके साथ? तो ऐसे वाली कंडीशन में ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वी कैन से क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज इट विल ग्रो नॉर्मली, नो। इट विल ग्रो वेल बिकॉज इफ प्लांटेड इन द सेम लोकेलिटी, नो। इट मे नॉट सर्वाइव बिकॉज द चेंज इन द माइक्रो एनवायरमेंट। बॉस इनके लिए तो एनवायरमेंट चेंज हो गया ना पूरा का पूरा, है ना। एक तो पहले आपने सनलाइट दी नहीं, तो ये कम में रहना शुरू कर दिया, है ना। अब कम से उठा के आपको इतना ही ज़्यादा दे रहे हो कि वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं ना कि आप एक छोटे से बच्चे को एक चॉकलेट दो, वही सही है। अब उसके हाथ में तुम 2000 का नोट दोगे ना, तो वो इतना पागल हो जाएगा कि 2000 का नोट फाड़ ही देगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन हमें क्रिएट नहीं करनी है यहाँ पे। तो उनका माइक्रो एनवायरमेंट जो कि टेम्परेचर होता है, वाटर होता है, आपने उसी को चेंज कर दिया, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगला, इफ अ पॉपुलेशन ऑफ 50 पैरामीशियम प्रेजेंट्स इन अ पूल इंक्रीजेस 150 आफ्टर एन आवर, तो बताओ ग्रोथ रेट क्या होगी? कैसे निकालते हैं ग्रोथ रेट? यू नो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपको पता है फाइनल कितनी है? आई थिंक 150। इनिशियली कितनी थी? 50। तो कितनी ग्रोथ हुई है? तो यू कैन से अपॉन टाइम, तो 100 ग्रोथ हुई है ना, 100 पर आवर। सो दिस इज द ग्रोथ रेट, ऑप्शन नंबर डी। इजी है ना, ये तो हम निकालना जानते ही हैं। अगर कह रहा है व्हाट विल बी द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ और द बर्थ रेट पर इंडिविजुअल्स पर आवर फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन मेंशन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, तो बताओ बर्थ रेट क्या होगी? तो अगर आपको बर्थ रेट निकालनी है पिछले वाले क्वेश्चंस के लिए, तो आइए निकालते हैं। सवाल देख लो पहले एक बार, देखें भाई। तो आपको पता है कि यार हम बर्थ रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर आपको बर्थ रेट निकालनी है तो सिंपली फॉर्मूला होगा कि भाई जो आपके पास इंक्रीज नंबर है ना, इंक्रीज्ड
नंबर अपॉन में आप कह सकते हो कि सिंपल इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी इंटू 100, अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो, ठीक है। तो कितना इंक्रीज हुआ था आपको पता है, स्टार्टिंग में थे 50, बाद में हो गए 150, तो 100 का चेंज आया है। तो 100 अपॉन में इनिशियल कितनी थी 50 थी और इंटू 100, तो यू कैन सी अगर आप इससे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 200। तो कितने परसेंट ग्रोथ हुई है, 200% ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है कि यार इनिशियली 50 थे, बाद में 150 हुए, अगर 50 से 100 हुए होते तो यू कैन से कि 100% ग्रोथ हो गई है, लेकिन उसके भी डबल हो गए हैं, है ना, 50-50 के 2 स्लॉट्स बढ़ गए हैं, तो मतलब 200% ग्रोथ हो गई है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अ पॉपुलेशन हैज मोर यंग इंडिविजुअल्स कंपेयर टू द ओल्डर इंडिविजुअल्स, यंग वाले लोग ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू ओल्डर वन। तो बताओ कैसी पॉपुलेशन डिपिक्ट कर सकते हैं, इंक्रीजिंग होगा ग्राफ या फिर लाइक पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो भाई आपको पता है कि यार नंबर ऑफ यंग जो है ना वो ज़्यादा है, तो जितने ओल्डर थे उतने तो ओल्डर होंगे ही, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा हैं वो भी बढ़ जाएंगे, तो आने वाले टाइम पे क्या होगा, पॉपुलेशन और इंक्रीज कर जाएगी। तो इट्स अ ग्राफ फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। अगला सवाल, व्हाट पैरामीटर आर यूज फॉर द टाइगर सेंसस। टाइगर सेंसस के लिए नेशनल पार्क में आपको पता लगाना है कि यार कितने टाइगर्स प्रेजेंट है, तो कैसे पता लगाओगे, क्या उन टाइगर्स को ये बोलोगे कि हाँ भाई सारे टाइगर्स आ जाओ और लाइन से खड़े हो जाओ, ऑब्वियसली नहीं बोलोगे ना, खा जाएंगे तुम्हें पकड़ के वो। तो बेटर तरीका क्या है कि चुप रहो, उनसे छुपे रहो और उनके पग मार्क्स या फिर फीसल पैलेट्स मतलब पॉटी, है ना, उनको देखो, है ना, उनको देख के आइडिया लगा लो कि भाई कितने टाइप के टाइगर्स या कितने नंबर ऑफ टाइगर्स यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। दैट्स अ सेफ एंड सिक्योर वे टू आइडेंटिफाई, ठीक है। अब जाके तुम एक टाइगर को देखने शुरू करोगे ना कि हाँ ये वाला टाइगर ये था, इसकी फोटो खींच लेता हूँ, तो तुम निपट जाओगे फिर, ठीक है। तो इट्स अ मोर बेटर एंड ईजियर वे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी नेसेसरी टू डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी अगर डिक्रीज करना है तो क्या चाहिए, आपको पता है वी हैव 4 टर्म्स, नेटिलिटी मतलब कितने बर्थ हुए हैं, है ना, या फिर आप कह सकते हो इमिग्रेशन, ये दोनों पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करती हैं, एंड वी हैव द मोर्टेलिटी एंड एमिग्रेशन, ये आपके नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो आपको डिक्रीज करनी है पॉपुलेशन तो आपको इन दोनों को इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर ये दोनों ज़्यादा होंगे तो पॉपुलेशन डिक्लाइन मार देगी। तो वी कैन से मोर्टेलिटी एंड एमिग्रेशन, फाइन। Next, a protozoan reproduces by binary fission. What will be the number of protozoans in the population after 6th generation? 6th generation के बाद कितने प्रोटोजोन्स होंगे। तो आपको पता है कि एक था, 1 से 2 बन जाएंगे, ठीक है, 1 से 2 ऑन द फर्स्ट जनरेशन, फिर आएगी आपकी सेकेंड जनरेशन, फिर आएगी थर्ड जनरेशन, फिर आएगी फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन और 6th जनरेशन। 6th जनरेशन के बाद जो आपको मिलेगा ना वो पूछ रहा है। तो 1 से 2 बन जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64। टोटल 64 आपके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ लाइक प्रोटोजोन्स होंगे आफ्टर 6th जनरेशन। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट, है ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो भाई कह रहा है कि 2005 में फॉर ईच ऑफ द 14 मिलियन पीपल प्रेजेंट इन द कंट्री, तो कितने लोग थे आपके 2005 में, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स 14 मिलियन, ओके। कह रहा है बर्थ रेट जो है वो 0.028 है और डाई कितने हैं, 0.08 फ्रिक्वेंसी से वो डाई हुए हैं। तो बर्थ रेट की बात करें तो 0.028 और डेथ रेट कितना हो जाएगा 0.008, ठीक है सर। यूजिंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आपको बताना है कि 2015 में कितनी पॉपुलेशन होगी। तो इट्स ईजी, हमें इक्वेशन पता है ना, तो हमें बताना है कि 2015 में कितनी पॉपुलेशन होगी, कितने मिलियन पॉपुलेशन होगी। तो लेट्स कैलकुलेट दैट। इक्वेशन हम जानते हैं, dn/dt इक्वल्स टू rn, वेयर r इज व्हाट, द चेंज बर्थ माइनस दैट इनटू n और dn/dt, ठीक है। तो अगर हम बर्थ की बात करें तो बर्थ रेट कितना है 0.028 माइनस में डेथ रेट कितना है 0.008 इनटू में कितने लोग थे आपके पास, नेचुरली इनिशियली कितने लोग प्रेजेंट थे, दैट इज 14 मिलियन, तो इनटू 14 मिलियन, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे dn इज व्हाट, दिस इज द चेंज, कि भाई कितना चेंज आया है पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर, t इज व्हाट द टाइम, कितने ड्यूरेशन, कितने अंतराल में वो चेंज आया है, r इज व्हाट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, कितने लोग, है ना। वहाँ पे आपके पास
बर्थ रेट और डेथ रेट में कितना चेंज आया था, एंड एन इज नॉर्मली कि वहाँ पे उस टाइम पे इनिशियली कितने लोग प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आप कह सकते हो कि इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 0.02 इंटू 14 मिलियन विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.28, ये होगा ना। तो ये आप या क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया dn/dt। टी आपको पता है कितना समय की बात कर रहा है, 10 साल की बात कर रहा है, 2005 से 2015 तक की। तो वी कैन से dn/dt इक्वल्स टू 0.28। तो टाइम कितना है 10 साल का, तो आप कह सकते हो चेंज इन द पॉपुलेशन कितना आ जाएगा 0.28 इंटू में टाइम को मैं मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स 10, दैट इज इक्वल्स टू 2.8। तो इतना हो गया चेंज इन पॉपुलेशन। इनिशियली पॉपुलेशन कितनी थी 14 मिलियन। तो अगर इनिशियली हमें निकालना है 2015 में कितनी होगी, तो इनिशियली अगर 14 मिलियन है और कितना चेंज आया है 2.8 का, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 16.8 मिलियन पॉपुलेशन जो होगी वो आपको मिलेगी 2015 में, जो कि बराबर है लगभग 17 मिलियन के आसपास। दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल, अमेंसिलिज्म क्या होता है। तो हमने कॉमेंसिलिज्म, अमेंसिलिज्म है ना, कॉम्पिटिशन, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, ये सब कुछ पढ़ा है, प्रोटोकॉपरेशन राइट, सीडोकॉपुलेशन राइट। तो अगर हम बात करें अमेंसिलिज्म की तो उसको याद करना बहुत ईजी है। तो अमेंसिलिज्म जो होता है इसमें एक को तो फायदा, एक को तो नुकसान होगा और एक अनअफेक्टेड रहेगा। वहीं दूसरा वर्ड है कॉमेंसिलिज्म। ये दोनों वर्ड जो है बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा क्या होता है। तो कॉमेंसिलिज्म में एक को फायदा होता है, एक अनअफेक्टेड रहता है। अमेंसिलिज्म में एक को नुकसान और एक अनअफेक्टेड। तो वी कैन से वन स्पीशीज इज अनअफेक्टेड एंड वन गॉट हार्म्ड। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लाइकन्स क्या होते हैं। तो लाइकन्स आपको हमने ऑल्दो इस चैप्टर में भी पढ़ा है, बाकी चैप्टर्स में हम पढ़ के आ चुके हैं। तो लाइकन्स जो है ये एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जहाँ पे एल्गी और यू कैन से फंगस, ये दोनों एसोसिएट करते हैं। एल्गी खाना प्रोवाइड करेगी फंगस को, फंगस बदले में पानी ला के देगा। दिस इज हाउ दे जस्ट लिव टुगेदर, ये फ्रेंडशिप करके रहते हैं एंड इट्स द एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस एंड एल्गी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। So here we have completed all the questions of this chapter also, which is organisms and population of the chapter or of the unit ecology. So hopefully you enjoy this session and if you like this just hit the like button. We'll see you in the upcoming classes और सारे के सारे chapters हम cover कर रहे हैं series के अंदर. So please keep liking the session, that motivates us, and if you have any suggestion for me, please let me know in the comment section. We'll see you in the next class. All the very best for your examination. Bye bye. Take care.